हाय, इजराइल के पास ऐसी 3 चीजें हैं जो कोई भी मुस्लिम देशों के पास नहीं है। पैसा, एडुकेशन और टेक्नोलॉजी। यूट्यूब पर इजराइल की तारीफ करते हुए आप ज्यादातर इस तरह के ही वीडियोस देखे होंगे। सब ऊपर से ही बताते हैं, कोई डिटेल में बताता ही नहीं। चलो एक बार को हम मान लेते हैं कि इजराइल के पास बेशुमार पैसा है और टेक्नोलॉजी कूट के भरा है, लेकिन ये तो आज का डेटा है। जो 2 लड़ाई इजराइल के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर दिया था वो तो 80s के पहले लड़ा गया था, और तब तो इजराइल के पास कुछ था नहीं। इवन 1947 के पैलेस्टीन सिविल वॉर के टाइम पे तो यीशु अथॉरिटी के पास एक प्रॉपर आर्मी तक नहीं था। हगाना, इरगुन, लेखी जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस उस समय पैलेस्टीनियन ज्यूज की रखवाली करता था। 24 मई को यानी युद्ध के बीच में ही हगाना को आईडीएफ में कन्वर्ट किया गया था। मतलब ऐसी हालत थी इजराइल की। और इजराइल को 1973 के बाद जाके ही तो रियलाइज हुआ कि ऐसे हम ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद ही तो उसने तरक्की करी। तो सवाल मेरा ये है, आखिर इतनी सारी लड़ाई इजराइल जीता कैसे? तो आज का वीडियो इसी सवाल पर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी है अर्ली 20th सेंचुरी की, जब हजारों की संख्या में ज्यूज पैलेस्टीन में सेटल होने लगते हैं, जिससे एस ऑब्वियस यहाँ रहने वाले अरब पैलेस्टीनियंस में काफी अनरेस्ट क्रिएट होता है। काफी सारे क्लैशेस भी होते हैं दोनों गुटों के बीच में। अब समय जितना आगे बढ़ता है, ज्यूज की तादाद बढ़ता ही जाता है, जिस पर ब्रिटिशर्स रोक लगाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हगाना, मेनली इरगुन और लेखी से मुंह की खाना पड़ता है। खैर, इसके बाद एक ऐसा घटना होता है जिससे अरब देशों की टॉलरेंस का प्रेशर कुकर एकदम से फट जाता है। 29 नवंबर साल 1947 में यूनाइटेड नेशन के अंदर पार्टीशन ऑफ मैंडेट पैलेस्टीन बिटवीन अरब्स एंड ज्यूज, इस इशू पर एक फाइनल वोटिंग होता है, जिसके बाद रेजोल्यूशन 181 को एडॉप्ट किया जाता है। बस और क्या, अगले दिन से ही यीशु और अरब पैलेस्टीनियंस के बीच एक भयानक सिविल वॉर छिड़ जाता है, जो आगे कई महीनों तक चलता है, जिसके चलते वहाँ से अरब पैलेस्टीनियंस की एक मास एक्सोडस देखने को मिलता है। अब इस आउटरीच को देखते हुए अमेरिका इस पार्टीशन प्लान से अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। अब इस मैंडेट पैलेस्टीन का टर्म खत्म होने वाला था 14 मई रात के 12 बजे। उसके 8 घंटे पहले यानी शाम के 4 बजे डेविड बेन गुरियन स्टेट ऑफ इजराइल का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। बस इसके अगले दिन ही इजिप्ट, ट्रांसजॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान इजराइल पर एक साथ हमला कर देते हैं, और इसी के साथ ही 1948 अरब इजरायली वॉर का शुरुआत होता है। अब सवाल ये उठता है, जीतना छोड़ो, अभी नया बना इजराइल इतनी लंबी वॉर को सस्टेन कैसे कर पाता है? अमेरिका मत चिल्लाओ, अमेरिका इजराइल पर नवंबर में ही आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था। तो इजराइल जीता कैसे? हगाना के पास उतनी रिसोर्सेस तो था नहीं, था तो कुछ वर्ल्ड वॉर 2 का लेफ्ट ओवर। तो यीशुफ, बाद में इजराइल इस युद्ध को 1.5-2 सालों तक सस्टेन कैसे कर पाया? गोला बारूद प्रोड्यूस भी किया कैसे और परचेज भी किया कैसे? तो आपको बता दे, 3 फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो पाया था। अभी अगर सारे नाम बता दूं तो आप स्किप करने लग जाओगे, इसीलिए एक एक करके बताऊंगा। हगाना अपने एजेंट्स को यूरोप और अमेरिका में भेज रहे थे फंड रेजिंग के लिए। ये लोग वहाँ रहने वाले ज्यूज के साथ साथ नॉन ज्यूज को भी इजराइल के प्रति सिंपैथाइज करके उन लोगों से फंड इकट्ठा कर रहे थे। उनमें से एक थे द आयरन लेडी गोल्डा मेयरसन। उनकी बोलने की काबिलियत से उन्होंने बहुत लोगों की सिंपैथी हासिल की और अप्रॉक्स $50 मिलियन फंड कलेक्ट कर पाए। यूनाइटेड ज्यूज अपील नामक एक और संस्था ने $150 मिलियन फंड रेज कर पाए थे। हगाना ने जो एजेंट्स भेजे थे उनमें से कईयों का काम था विदेश से आर्म्स की स्मगलिंग करना। लुक, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन दोनों ने ही तो इजराइल पर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था, इसीलिए लीगल तरीके से तो वेपन परचेस कर नहीं सकते, इलीगली ही करना होगा। अमेरिका और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मोस्टली चेकोस्लोवाकिया से वर्ल्ड वॉर 2 का लेफ्ट ओवर वेपन्स इलीगल तरीके से इजराइल में सप्लाई किया गया। यहाँ पे सोवियत यूनियन की जगह जोसेफ स्टालिन कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बेटा तो बाप से ही सीखता है ना। खैर, स्टालिन के दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था। वो अचानक से ज्यूज को हमदर्दी दिखाने लगे थे। क्यों? स्टालिन मिडिल ईस्ट पर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को स्ट्रांगली अपोज करता था, ज्यूज भी करता था। मोस्टली पिल कमीशन और व्हाइट पेपर से ज्यूज ब्रिटेन से खफा था। वो लोग भी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाए। 1946-47 में तो यहाँ ज्यूज मिलिशियस और ब्रिटिशर्स के बीच एक इंसर्जेंसी चल रहा था। मैंडेट पैलेस्टीन का हेडक्वार्टर किंग डेविड होटल पर बॉम्बिंग किया गया। लॉर्ड मोयने को जान से मार दिया गया। इसी कारण स्टालिन ज्यूज को सपोर्ट कर रहे थे। उनके अनुसार ज्यूज को सपोर्ट करने से वहां पर से ब्रिटिश विड्रॉल जल्दी होगा। हाँ, तब ब्रिटेन को ग्लोबल प्लेयर्स में गिना जाता था, और इस मुश्किल वक्त पर यूसुफ की थोड़ी सी मदद कर देने से भविष्य में इजराइल सोवियत गुट का हिस्सा बन सकता है। अभी आपको बताऊंगा इजराइल की क्रिएशन के पीछे सोवियत यूनियन का कितना बड़ा हाथ था। सोवियत यूनियन ने पहले रेजोल्यूशन 181 को सपोर्ट किया। सोवियत रिप्रेजेंटेटिव आंद्रे ग्रोमियोको ने नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस के अंदर 2 नेशन थ्योरी के सपोर्ट में एक स्पीच दिया। पूरे स्पीच को मैं एक समरी के रूप में आपको समझाता हूँ। इस पैलेस्टीन प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है यहाँ पर एक सिंगल अरब ज्यूइश स्टेट का गठन होना, जहाँ पर अरब और ज्यूस दोनों को इक्वल राइट्स मिले। ऐसा सोल्यूशन फ्यूचर में अरब और ज्यूस की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का आधार बन सकता है।
अगर अरब और ज्यूस के बीच संबंधों में गिरावट आते हैं तब हमें इसके दूसरे सोल्यूशन पर नजर डालना होगा, यानी पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में विभाजित करना, 1 फॉर अरब्स एंड 1 फॉर ज्यूस। बैक टू द डिस्कशन। इसके बाद सोवियत यूनियन ने मेलनरिश्ड हगाना के पोषण के लिए पर्दे के पीछे रह के चेकोस्लोवाकिया और यीशुफ के बीच आर्म्स डील साइन करवाया। हाँ, वो भी इस एम्बार्गो के बीच में। इसके बाद स्टेट ऑफ इजराइल के डिक्लेरेशन के 3 दिन के अंदर ही सोवियत यूनियन ने इजराइल को मान्यता दिया। एक्चुअली इजराइल के एग्जिस्टेंस के पीछे चेकोस्लोवाकिया का एक बहुत बड़ा रोल था। खाली मेरी बात नहीं है, ये बेन गुरियन खुद मानते हैं ऐसा। बिल्कुल सही वक्त पर चेकोस्लोवाकिया इजराइल को वेपन सप्लाई करके एक तरह से इजराइल का जान बचाया था। दरअसल चेकोस्लोवाकिया यूरोप का फर्स्ट कंट्री था जो नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर आया था और यूरोप का लास्ट कंट्री था जो नाजी ऑक्यूपेशन से लिबरेट हुआ था। अब ऑक्यूपेशन के दौरान जर्मनी ने यहाँ पे बहुत सारी आर्म्स फैक्ट्री लगाई थी। क्योंकि चेकोस्लोवाकिया बहुत लास्ट में लिबरेट हुआ था, इसीलिए वो सब फैक्ट्रीज एक लंबे समय तक ऑपरेशन में रहा था। जिसके चलते क्या हुआ, युद्ध के अंत में जब जर्मन सोल्जर सरेंडर कर रहे थे तब ह्यूज अमाउंट का जर्मन मेड वेपन्स वेयर हाउसेस में पड़ा था। अब इस वेपन्स का क्या करे, विलेक्स पे बेच दो। किसको? जिसको जरूरत हो। किसको जरूरत हो? हगाना को। सोवियत यूनियन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही 14 जनवरी साल 1948 यानी युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले यीशुफ और चेकोस्लोवाकिया के बीच आर्म्स डील साइन हुआ, जिसके तहत इजराइल को अगले 1-2 सालों तक ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिसीव हुआ। अब इस डील के साथ साथ एक दूसरा डील भी साइन हुआ युद्ध विमानों को लेकर, जिसमें शामिल था मेजरश्मिट BF-109 G14 का कॉपी वर्जन आविया S-199 एयरक्राफ्ट और साथ में सुपरमेरिन स्पीडफायर। इस सुपरमेरिन स्पीडफायर की डिलीवरी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वेलवेत्ता, जिसे 2 पार्ट में पूरा किया गया था। इस मिशन में टोटल 18 स्पीडफायर एयरक्राफ्ट इजराइल को रिसीव हुआ था। इसका मतलब 2 सालों में भी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। वॉर खत्म होने के बाद भी डिलीवरी चलता रहा। अब आई नो आपके मन में कुछ सवाल आ रहा होगा, तब तो एम्बार्गो था तो डिलीवरी हुआ कैसे? तब इजराइल बना भी नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कैसे? और चेकोस्लोवाकिया तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री था तो शिपमेंट हुआ कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इस डिलीवरी ऑपरेशन में हाई सीक्रेसी मेंटेन किया गया था। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत लीक तो होगा ही। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बिल हुआ था किंगडम ऑफ इथियोपिया नाम से। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है युगोस्लाविया से मदद लिया गया था क्योंकि सी लिफ्ट के लिए पोर्ट की जरूरत है और एयर लिफ्ट के लिए बीच रास्ते में रिफ्यूलिंग की जरूरत है। बैक टू द डिस्कशन। आर्म्स परचेज के साथ साथ चेकोस्लोवाकिया के अंदर इजरायली पायलट्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चली इन 2 सालों में। अप्रॉक्स 80 पायलट्स और 1600 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दिया गया था। आप लोग सोच रहे होंगे वाह चेकोस्लोवाकिया कितना दरियाई दिल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे प्लेन्स वेपन्स बेच के चेकोस्लोवाकिया मोटा पैसा कमाया था। चेकोस्लोवाकिया का एक तरह से बहुत मुनाफा हुआ था इस डील से। खैर जो भी हो, आखिर में लाभ तो इजराइल का ही हुआ है ना। वेट, व्हाट अबाउट स्टालिन? स्टालिन को लगा था इजराइल सोवियत ब्लॉक ज्वाइन करेगा, हुआ इसका उल्टा। आप ही बताओ, जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं वो लोग कभी ऐसे बेकार आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? इजराइल एक डेमोक्रेसी बन के उभरा। 1948 वॉर के बाद से इजराइल वेस्ट की तरफ शिफ्ट होता गया। कम्युनिस्ट मापाम पार्टी का 1949 के जनरल इलेक्शन में हार हुआ। ये सब देख के स्टालिन को ये एहसास हो गया कि इजराइल अब जिंदगी में कभी कम्युनिस्ट कंट्री बनने नहीं वाले। जिसके बाद स्टालिन ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। 13 ज्यूइश इंटेलेक्चुअल्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया। प्राग ट्रायल में 14 टॉप रैंक कम्युनिस्ट ऑफिशियल्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया, इंक्लूडिंग जनरल सेक्रेटरी स्लांस्की। एंड आखिर में 1955 में इजिप्ट के साथ एक आर्म्स डील साइन करवाया गया। तो ये था 1948 वॉर का पूरा किस्सा कि तो एक देश ने कैसे इतने बड़े बड़े देशों को एक साथ युद्ध में हराया। आई होप आप समझ गए हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो उसको खुद को बिल्ड करना है। 50s में इजरायली इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब थी। इतनी खराब की ऑस्टेरिटी पॉलिसी अपनानी पड़ी थी। सर पर हजारों लाखों इमिग्रेंट्स का बोझ और थी। तो ऐसी खस्ती हालत में इजराइल के सामने एक होप दिखी, डॉइचलैंड। साल 1951 में इजराइल ने जर्मनी और तीनों एलाइड देशों के सामने एक मांग रखी। 40s में नाजी जर्मनी ने ज्यूस की सारी प्रॉपर्टी हड़पी थी। 60 लाख ज्यूस को एग्जीक्यूट भी कर दिया था। बाकी बचे सर्वाइवर्स में से 5 लाख लोग अभी इजराइल में आ चुके हैं। मतलब इन लोगों का अब रिहेबिलिटेशन का खर्चा, तो हमें कंपेंसेशन चाहिए $1.5 बिलियन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, $1 बिलियन में डील फाइनल हो जाती है। 10 सितंबर 1952 में ये डील साइन होता है। इसके तहत अगले 14 सालों तक जर्मनी इजराइल और ज्यूस एजेंसीज को इंस्टॉलमेंट के माध्यम से रिपेरेशन अमाउंट पे करते हैं। कुछ होता है कैश के रूप में और कुछ होता है कमोडिटीज के रूप में। ये चीज उस समय स्ट्रगलिंग इजरायली इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट दिया था। हालांकि इतना आसान भी नहीं था सब कुछ। किनेसेट के अंदर इस पर भारी डिबेट होता है। मेनाहेम बेगिन और उनके हिरूत पार्टी इस ब्लड मनी के खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट करते हैं। खैर जो भी हो, आखिर में लाभ तो इजराइल का ही हुआ ना।
साल 1949 से 61 तक अमेरिका और इजराइल का संबंध आज जितना गहरा नहीं था। हैरी ट्रूमैन तो तब भी ठीक था। आइजनहावर तो इजराइल को पसंद ही नहीं करता था। उस समय इजराइल को अमेरिका की तरफ से केवल इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी के लिए ही एड्स मिलता था। आइजनहावर बेसिकली पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर लाना चाहता था। साथ में एक और भी कारण था, इसलिए वे अरब नेशंस को इजराइल के लिए नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन सोवियत यूनियन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी ने अमेरिका को अपने मिडिल ईस्ट पॉलिसी को रिवाइज करने में मजबूर किया। अभी तक फ्रांस ही इजराइल का मेन डिफेंस सप्लायर था। चेक इजिप्शियन आर्म्स डील को देखते हुए सुएज क्राइसिस के दौरान फ्रांस ने इजराइल को भर भर के आर्म्स प्रोवाइड करा। इवन आप तो जानते ही हो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में इजराइल और फ्रांस साथ मिलकर ही काम कर रहा था। लेकिन ये सपोर्ट अल्जेरियन वॉर के बाद से धीरे धीरे कम होता गया और 1967 के आर्म्स एम्बार्गो के रूप में एकदम से बंद हो गया। इसी दौरान ही अमेरिका ने इजराइल का हाथ पकड़ा था। साल 1962 में अमेरिका ने इजराइल के साथ हॉक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डील साइन किया। यहाँ से ही शुरुआत होता है अमेरिका के QME कंसेप्ट का। QME यानी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज। इजराइल को ऐसे प्रकार के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स प्रोवाइड करो जो इजराइल को अपने पड़ोसियों से एक कदम आगे रखे। माने टू मेंटेन आर्म सुपीरियोरिटी मिलिट्री एज ऑफ इजराइल ओवर इट्स नेबरहुड नेशंस। अमेरिका ऑलवेज इजराइल की QME को बनाए रखने के लिए कमिटेड है। खैर, जॉन एफ कैनेडी और उसके बाद जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका इजराइल संबंध और गहरा होता है। रिश्तों में ये गहराइयां हमें 1966 के बाद के इंक्रीजिंग एड अमाउंट से देखने को मिलता है। तो ये थी इजराइल की इंटरवॉर पीरियड की कहानी। कैसे इस दौरान इजराइल ने खुद को बिल्ड किया, आई होप आप समझ गए हो। अब डायरेक्ट 1973 वॉर में जाने से पहले एक स्मॉल इंसिडेंट के बारे में भी जान लो। तो साल 1965 में अरब लीग समिट होने वाला था काज़ाब्लांका में। अब कॉन्फ्रेंस के ठीक एक दिन पहले मोरक्को के सुल्तान हसन II मुसाद और शीन बेत के एजेंट्स को उस मीटिंग रूम में बग लगाने के लिए बुलाते हैं। समिट खत्म होने के बाद हसन II इस रिकॉर्डिंग को इजराइल को हैंड ओवर कर देते हैं, जिससे इजराइल को अरब देशों के पावर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है। अब हम चलते हैं 70s में, यानी यम किपुर वॉर। शुरू से शुरू करते हैं। 67 में मिली शर्मनाक हार के बाद से माने वॉर ऑफ एट्रिशन के दौरान सोवियत यूनियन ने एक तरह से स्पून फीडिंग किया इजिप्ट को। क्या क्या तरह के हथियार नहीं मिला इस दौरान इजिप्ट को। वेपन छोड़ो, सोवियत मिलिट्री खुद इन्वॉल्व था इस वॉर ऑफ एट्रिशन में। आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ऑपरेशन रिमेन 20 करके एक स्काई बैटल हुआ था, जिसमें इजरायली और सोवियत पायलट्स का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ था। अब 1970 में नासिर के देहांत के बाद प्रेसिडेंट बनता है अनवर सदात। वे ना ही नासिर के तरह प्रो सोवियत था और ना ही नासिर के तरह इजराइल को दुनिया से मिटा देना चाहता था। एक तो उनकी करतूतें एंटी सोवियत था एंड अनवर सदात एक इंटरव्यू में ये कह चुका था कि अगर इजराइल हमें सिनाई पेनिनसुला लौटा दे तो हम उसे एक देश के रूप में मान्यता दे देंगे। माने अनवर सदात का इस युद्ध को शुरू करने का पीछे एक ही मोटिव था, इस रीजन में लॉन्ग टर्म में पीस एस्टेब्लिश करना। और पीस एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी था इजराइल को ये एहसास कराना कि तुम इनविंसिबल नहीं हो। अब इसे हासिल करने के लिए एक तो इजराइल को युद्ध में हराना होगा और इजिप्ट को सोवियत यूनियन के पाले से निकालना होगा। बिकॉज जब तक सोवियत यूनियन गेम में रहेगा तब तक घमासान चलता रहेगा। लेकिन अभी सोवियत यूनियन से दुश्मनी नहीं, उसकी सख्त जरूरत है अभी, क्योंकि IDF को टक्कर देने के लिए पहले उसके काबिल बनना पड़ेगा, जो अभी के जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से केवल सोवियत यूनियन ही बना सकता है। 71 में सोवियत यूनियन के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में सोवियत मिलिट्री एडवाइजर्स इजिप्ट में आई इजिप्शियन आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए। साथ ही साथ इजिप्ट को सोवियत यूनियन से काफी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिला। अब काम हो जाने के बाद अनवर सदात ने इन सारे सोवियत मिलिट्री एडवाइजर्स को एक्सपेल कर दिया। रीजन अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है इस मुद्दे पर। खैर, 6 अक्टूबर का दिन यानी यहूदियों के सबसे पवित्र त्योहार यम किपुर, जब सारे इजरायली सोल्जर्स सिनेगॉग्स में थे, उसी दिन इजिप्ट और सीरिया इजराइल पर एक हेवी अटैक लॉन्च कर देते हैं। इजिप्शियन आर्मी सुएज कैनाल को क्रॉस करके IDF के मिलिट्री परफेक्शन का निशान बारलेव लाइन को कुछ घंटों के अंदर ही तबाह करके सुएज कैनाल के ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर अंदर तक घुस जाते हैं। सोवियत एयर डिफेंस ने एकदम हालत खराब कर दिया था इजरायली एयरफोर्स का। दूसरे तरफ सीरियन आर्मी ऑलमोस्ट आधे गोलन हाइट्स को कब्जा कर लेते हैं। 8 अक्टूबर तक तो इजराइल की हालत ऐसी हो जाती है कि सबको, इवन मोशे दयान और गोल्डा मेयर को भी ये लगने लगा था कि इजराइल अब नहीं बचेगा। हाँ, भले ही 9 अक्टूबर से गोलन हाइट्स और सिनाई फ्रंट पर इजरायली डिफेंस के चलते सीरियन इजिप्शियन आर्मी की फर्दर एडवांसमेंट रुक गई, लेकिन होप उतना नजर नहीं आ रहा था। बिकॉज ऑफ दिस कुछ काउंटर ऑफेंसिव भी इजराइल की तरफ से देखने को मिले, लेकिन इजिप्शियन आर्मी ने इसे रिपेल कर दिया। तो अब इजराइल ने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हेनरी किसिंजर के दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था। वे सोच रहे थे इजराइल तो इजिप्ट को 2-3 दिनों में ही हरा देगा, जबकि सिचुएशन इसके एकदम अपोजिट था। वे इस वॉर में इजराइल की मदद करके अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। अब जब गोल्डा मेयर के लिए सारे दरवाजे बंद होते दिख रहे थे, तब उन्होंने लास्ट ऑप्शन चूज किया, न्यूक। इजराइल ओपनली अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी टू स्ट्राइक के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जिससे अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे।
ये देख के अमेरिका घबरा गया। वह तुरंत एक मिलिट्री एड प्रोग्राम चालू किया जिसके तहत इसराइल को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किया गया। इस सप्लाई ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन निकल ग्रास। अब इसके पीछे एक और कहानी है। दरअसल लॉन्ग डिस्टेंस के कारण अमेरिका से इजराइल तक डायरेक्ट फ्लाइट उड़ नहीं सकती, बीच में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगा। एंड अरब ऑयल एम्बार्गो के डर से यूरोप ने अमेरिका को अपने सॉइल में रिफ्यूलिंग का परमिशन देने से इनकार कर दिया था, मतलब महासंकटम। इसी बीच रोनाल्डो ने इस ऑयल एम्बार्गो की परवाह न करके अमेरिका को परमिशन दी थी। अजोरास आइलैंड के लाकेस एयरफील्ड के थ्रू इस एयरलिफ्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। भाई एक मिनट, इस चित्र का अर्थ क्या है? एक्चुअली सोवियत यूनियन ने भी इस दौरान इजिप्ट और सीरिया को सी लिफ्ट और एयरलिफ्ट के जरिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मिलिट्री एड प्रोवाइड करी थी। बैक टू द डिस्कशन। बस और क्या, एक समय लग रहा था इजराइल अब नहीं बचेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजिप्ट और सीरिया शायद अपने कैपिटल्स को इजराइल से बचा नहीं पाएगा। अब ऐसा टर्न्स ऑफ टेबल सिचुएशन देखकर सोवियत यूनियन ने इजराइल को धमकी दी, अगर अभी सीज फायर ना करते हो तो हम आर्मी भेजेंगे। सोवियत एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखा गया एक पॉसिबल वॉर के लिए। इसके जवाब में अमेरिका ने रिप्लाई दिया, अगर तुम आर्मी भेजोगे तो हम का बैठ के देखेंगे, हम आर्मी नहीं भेज सकते। अंत में सोवियत यूनियन पीछे हटता है। 1974 में इजिप्ट और इजराइल के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है। देन 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड साइन होता है। ऐसे ही इस यम किपुर वॉर में दोनों पार्टीज की जीत होता है। वेट, दोनों पार्टीज मतलब इजराइल कन्वेंशनली और इजिप्ट पॉलिटिकली। सीरिया को मिला मिडिल फिंगर। तो ये थी उस युद्ध की कहानी जहां इजराइल ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। हालांकि सिचुएशन इतना खराब कभी होता ही नहीं था। इस वॉर के पहले इजराइल को बहुत बार सिग्नल मिल चुका था। इसे इंटेलिजेंस फेलियर ना कह के इग्नोरेंस और ओवर कॉन्फिडेंस कहना ज्यादा सही होगा, जिसके कारण इजराइल को इस जीत के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। खैर जो भी हो, आखिर में जीता तो इजराइल ने ही। इस वॉर के बाद गोल्डा मेयर और मोशे दयान की पॉपुलैरिटी एकदम लो हो जाते हैं। प्री वॉर इंटेलिजेंस फेलियर पर अग्रनाथ कमीशन बिठाई जाती है एंड गोल्डा मेयर और मोशे दयान दोनों ही अपने अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।